हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसका नाम है राष्ट्रवाद, जिसको हम इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की का क्या कारण था, इसकी उत्पत्ति होने का क्या कारण था, और मतलब इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं, कारण तत्व ये सब देखेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता ही है। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो समान अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, एक भौगोलिक सीमा के अंदर लोगों की एकजुटता की भावना, भाईचारा, आपसी समन्वय की भावना, जो कि एक जन्म नहीं लेता है, ये धीरे धीरे अपने स्वरूप में आता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एकता की भावना से संबंधित है। किसी भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के बीच विभिन्न आधारों पर एकता की भावना जन्म लेती है। इसी एकता के भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब भौगोलिक सीमा के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना जन्म लेती है। ये एकता की भावना या राष्ट्रवाद जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एकजुटता की भावना है, भाईचारे की भावना है। एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक क्षेत्र का के लिए हम राष्ट्रवाद की भावना हमारे मन में उठता है तो वो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है। लेकिन पूरे देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रहा है मन में, तब वो क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म कहलाता है। तो फ्रेंड्स, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि क्षेत्रीय भावना थी। पूरे देश को लेकर राष्ट्रवाद उत्पन्न नहीं मतलब कि हुआ था लोगों के मन में। पूरे देश को लेकर राष्ट्रवाद की भावना 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 1850 के बाद धीरे धीरे करके भारतीयों में व्यापक हो जाता है और राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले लेता है और ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर विवश कर देता है। 1850 के बाद फ्रेंड्स, जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है और इस राष्ट्रवाद का परिणाम निकलता है कि भारत की स्वतंत्रता और अखंड भारत का निर्माण होता है। इसको और बेहतर रूप से समझने के लिए इसके जो तत्व हैं हम उसको देखते हैं। तो इसके क्या तत्व हैं? तो इसके 3 तत्व हैं। तो एक भौगोलिक सीमा, एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया, और एक है जो थर्ड पॉइंट है उसको हम कह सकते हैं विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता। तो एक भौगोलिक सीमा क्या है? किसी सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों में एकता की भावना, मतलब एक सीमा क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए? तो एकता की भावना होना चाहिए। एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा कह सकते हैं कि कैसे राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। तो एक उत्पन्न नहीं होता है ये राष्ट्रवाद, ये क्रमिक रूप से विकासवाद है और ये निरंतर गतिशील प्रक्रिया रहती है और विभिन्न समुदायों के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एकता बनता है। वही है इसके कंपोनेंट्स हैं। इसके कंपोनेंट्स वही हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एकता। तीनों चीज़ जो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनमें ही एकता की भावना और मतलब कि कह सकते हैं कि इनका विभिन्न आधार है। ये जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीति, ये जो है फ्रेंड्स, ये कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं और यही एकता की भावना का क्या है? तो आधार है। ये विभिन्न आधार है। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि कारण क्या थी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की, जिसके कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद के कारण क्या थे? राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण क्या थे? तो जो पहला कारण था वो राजनीति कारण था। तो राजनीति कारण कैसे प्रभावित हुआ? तो देखिए 1857 की जो क्रांति थी, देखिए फ्रेंड्स, 19वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब 1850 के बाद राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। उसके बाद की सबसे बड़ी घटना क्या थी? तो टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति थी। जिस मनोबल के साथ भारतीयों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, उनका सबसे बड़ा तो जो आउटकम आया था वो राष्ट्रवाद ही था। लोगों
का अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम, आपसी भाईचारा, ये सब राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। फिर छोटे छोटे जो विभिन्न जो संगठन थे जिसके द्वारा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा जो संगठन था जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसके बाद जो वास्तविक राष्ट्रवाद का दौर शुरू हुआ, जब कांग्रेस ऐसे संगठन के रूप में काम करता है जो पूरे भारत को एकजुट बनाने में प्रयास करता है। इस संगठन का आयोजन विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने के साथ साथ अलग अलग समुदायों को अध्यक्ष के पद पर चुना गया था, जो लोग में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने, लोगों में एकता की भावना को संचालित करने का कार्य किया करते थे। मतलब कि अलग अलग क्षेत्र से कह सकते हैं अध्यक्ष को चुना जाता था। और मतलब कि राष्ट्रवाद क्या होती है, मतलब लोगों के मन में भावना, अपने राष्ट्र प्रेम, भाईचारा, यही सब भावना, तो अलग अलग क्षेत्र से चुना गया और लोगों के समुदाय को अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद मतलब इसका राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। देखिए फ्रेंड्स, एक उदाहरण हम ले सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। फिर कोलकाता, फिर उसके बाद मद्रास, इलाहाबाद में इसकी बैठक हुई। तो ये बैठक इसलिए हुई थी क्योंकि संपूर्ण भारत को राष्ट्र क्रांति से जोड़ा जा सके। विभिन्न समुदाय के लोग को अध्यक्ष पद दिया जा रहा था ताकि उनके माध्यम से इस संगठन को और प्रसारित किया जा सके और राष्ट्रवाद का विकास और तेजी से किया जा सके। तो कांग्रेस की स्थापना से राष्ट्रवाद के विकास को क्या मिला? बहुत ज़्यादा गति मिला था। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा गति मिला था फ्रेंड्स। अब देखिए, ब्रिटिश जो था वो ब्रिटिश शोषण के नीति के कारण ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो कुछ ऐसे ब्रिटिश शोषक नीतियां भी थी जिसके कारण राष्ट्रवाद का क्या हुआ? विकास हुआ। जैसे कि हम कह सकते हैं डलहौजी नीति। तो हड़प नीति चलाया, और जो डलहौजी थे उन्होंने हड़प नीति चलाया, और इसी हड़प नीति का परिणाम ये हुआ कि भारतीय में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दिया गया। अब बेलेज़ली के द्वारा सहायक संधि चलाया गया था। इस संधि में भारतीय राजवाड़ों को अपने अधीन बनाया गया, उन पर अधिग्रहण किया गया, ऊपर से उन पर अधिग्रहण किया गया, नीतियों का संचालन किया गया। इन छोटे छोटे नीतियों ने भारतीयों में राष्ट्रवाद को पनपने में मदद की। तो देखिए फ्रेंड्स, हम राजनीतिक कारण देख लिए हैं कि कैसे मतलब कि 1857 की क्रांति राष्ट्रवाद के मतलब कि को विकास करने में मदद किया। 1885 की जो कांग्रेस की स्थापना थी उसके द्वारा ये बहुत बड़ा संगठन बनकर उभरा, जो पूरे मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में बहुत कारगर साबित हुआ। अब ब्रिटिश शोषक नीति के कारण राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। अब हम आर्थिक कारण देखते हैं कि क्या आर्थिक कारण थी जिसके वजह से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। तो फ्रेंड्स, आर्थिक कारण थी मतलब कि ये कृषि, यहाँ पे भारत में क्या था, कृषि लोग करते थे, छोटा उद्योग था, लघु उद्योग था, व्यापार होता था। लेकिन जो ब्रिटिश के आने के बाद भारत की स्थिति ये हो गई कि भारत कच्चे माल का उत्पादक और तैयार माल का बाजार बनकर रह गया था। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तो यहाँ से वो कच्चे माल ले जाते थे ब्रिटेन, और वहाँ से तैयार माल को यहाँ पे लाके बाजार बना दिए भारत को पूरी तरीके से। कृषि क्षेत्र में बहुत ऐसे बंदोबस्त चलाई गई जिनके कारण कृषि का हालत बहुत बदतर हो गया था। तो कौन कौन सी वो बंदोबस्त चलाई गई थी? तो स्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इन सभी बंदोबस्त के माध्यम से कृषि में शोषण का दौर चला। कृषि की जो स्थिति थी वो बदहाली दम आ गई थी, और इसी बदहाली का नतीजा ने एकजुटता का मतलब भाव लाया सबके मन में। और उद्योग का देखिए फ्रेंड्स, विनाश हुआ था। उद्योग, जब ब्रिटिश से तैयार माल भारत में आने लगे तो भारतीय उद्योग भी समाप्त होने लगे। मतलब कि उन लोग वहाँ से यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से तैयार माल को लाते थे।
इसी मतलब यही सब नीति के कारण क्या हुआ, लोग में एकजुटता, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये धन निकासी सिद्धांत क्या है? तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों ने उन्होंने सिद्धांत दिया था, धन निकासी सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने बताया कि भारतीयों ने मतलब उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें भारतीयों ने जाना कि ब्रिटिश भारतीयों का कल्याण करने नहीं बल्कि भारत से धन ले जाने और शोषण करने आया है। इन सिद्धांतों से भारतीयों में एकजुटता की भावना आई और विकास हुआ राष्ट्रवाद का। मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, जो दादा भाई नौरोजी ही थे, उन्होंने धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने बताया कि कैसे, मतलब कि ब्रिटिश के बारे में बताया कि वो क्या कर रहे हैं, वो भारतीयों का कल्याण नहीं कर रहे हैं, वहाँ यहाँ से धन ले जाने के लिए आए। और ये चीज़ को भारतीय समझे और समझने के बाद उनके अंदर, भारतीयों के अंदर जो है वो एकजुटता की भावना का विकास हुआ। और एकजुटता की भावना ही क्या है? तो एकजुटता की भावना ही विकास मतलब राष्ट्रवाद है। अगर सब में भाईचारा, एकजुटता आएगा, वही राष्ट्रवाद है। मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, यही क्या है? तो राष्ट्रवाद है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं सामाजिक कारण मतलब सामाजिक कारण के कारण कैसे राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। तो आइए अब देखते हैं सामाजिक कारण। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ फ्रेंड्स। तो ये दयानंद सरस्वती कह सकते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिक भारत में किया गया, जिसमें दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज में आए बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया गया था, जिसमें कह सकते हैं कि जो समाज में बुराइयां थी उनको हटाने का, दूर करने का प्रयास किया गया था। इस बुराई को दूर करने के क्रम में जो लोगों के प्रति भारतीयता फैलाई गई, वही राष्ट्रवाद का कारण बना। सबसे बड़ा योगदान माना जाता है फ्रेंड्स कि दयानंद सरस्वती का था। स्वदेशी व्यवस्था से प्रेम करो, पाश्चात्य व्यवस्था से नहीं। उनका ये विचार था, उनका विचार लोगों में गया। ये एकदम छोटा छोटा वो विचार दिए थे जिससे लोग के मनोबल में वृद्धि हुई। वो बोले थे स्वदेशी व्यवस्था से प्रेम करो, पाश्चात्य व्यवस्था से नहीं। दूसरा वो विचार दिए थे, बुरा से बुरा स्वदेशी शासक है तो वो विदेशी शासक से अच्छा होगा। वो बोले थे कि अगर बुरा से बुरा, अगर अपने देश का अगर कोई शासक है, राजा है, कोई भी है, तो वो किससे अच्छा होगा? वो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो विदेशी शासक से अच्छा ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कितना भी अपने बारे में सोचेगा तो कहीं ना कहीं वो देश के बारे में ज़रूर सोचेगा। और भारत भारतीयों के लिए है। ये छोटे छोटे विचार उनका राष्ट्रवाद के पनपने में बहुत मदद मिला। ये जो उनका छोटा छोटा विचार था दयानंद सरस्वती का कि भारत भारतीयों के लिए है और बुरा से बुरा स्वदेशी शासक है तो वो विदेशी शासक से बहुत अच्छा है। तो कह सकते हैं कि ये छोटा छोटा विचार क्या हुआ, बहुत मतलब मदद किया राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में। अब फ्रेंड्स, हम सांस्कृतिक कारण देखते हैं कि सांस्कृतिक कारण की वजह से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए अब हम आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सांस्कृतिक कारण तो मतलब जो कुछ ब्रिटिश कारण भी थे। ब्रिटिश खुद नहीं जानते थे कि ये आगे चलकर राष्ट्रवाद के लिए जानी जाएगी। ब्रिटिश लोग को खुद नहीं पता था कि मतलब वो जो करेंगे, कुछ भी मान लीजिए कि कोई पॉलिसी लाएं तो वो राष्ट्रवाद के कारण बनेंगे। जैसे कि हालांकि उसका प्रयोग उन्होंने अपने हित के लिए किया था, लेकिन बाद में भारतीयों के राष्ट्रवाद को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुआ। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का प्रयोग ब्रिटिश भारत में अपने लिए क्लर्क तैयार करने और अपने विचार को फैलाने के उद्देश्य से किए थे। मतलब यहाँ पे भारत में जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। क्यों किया था? यहाँ पे वो अपने क्लर्क तैयार करने के लिए और जो उनके विचार थे उसको फैलाने के लिए। लेकिन इस अंग्रेजी शिक्षा ने राष्ट्रवाद का काम किया। तो कैसे काम किया? भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में किसी क्षेत्र मतलब सब क्षेत्र में अलग अलग भाषा
बोले जाते थे, और कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन गैप था। ऐसे में राष्ट्रवाद की भावना को बल नहीं मिल रहा था, लेकिन एक सार्वमान्य लैंग्वेज प्राप्त हुआ पूरे भारत में, अंग्रेजी जिसको कहते हैं, जिससे अपने विचार का को इंसान शेयर करने लगा एक दूसरे में। तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ, विकास हुआ। तो ब्रिटिश सत्ता थी उसको खुद नहीं पता था कि हम अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो ये आगे चलकर उन लोग के लिए घातक साबित होगा। हुआ यूँ कि यहाँ पे इंडिया में कह सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन गैप था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोले जाते थे। तो यहाँ पे मतलब कॉन्वर्सेशन गैप होने की वजह से राष्ट्रवाद की भावना को उतना विकास नहीं किया जा रहा, मतलब हो नहीं पा रहा था। लेकिन ये एक सर्वमान्य लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज मिला, उसके कारण लोग एक दूसरे में अपने विचार को मतलब शेयर करने लगे, जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। विदेश में हुए क्रांतियों का ज्ञान आधुनिक शिक्षा में शामिल किया गया, फिर वहाँ से प्रेरणा लिए भारतीय। देखिए फ्रेंड्स, विदेश में जितने भी क्रांति हुए थे, तो वो जो मतलब ब्रिटिश सत्ता थी वो आधुनिक शिक्षा यहाँ पे चलाई थी। तो आधुनिक शिक्षा के माध्यम से हम लोग क्या सीखे थे, तो आधुनिक शिक्षा के माध्यम से यहाँ के लोग प्रेरणा लिए थे कि मतलब कैसे, मतलब कि क्रांति विदेश में हो रहा था, वो सब के बारे में जान रहे थे, जिससे राष्ट्रवाद के विकास के लिए बहुत मदद मिला था आधुनिक शिक्षा से। फिर हम लोग देखते हैं कि रेल सेवा के प्रयोग से जो ब्रिटिश थे वो रेल सेवा का प्रयोग किए थे, मतलब रेल सेवा वही लाए थे यहाँ पे। ये भारत से कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को लाने के लिए किया गया था, लेकिन इस रेल ने पूरे भारत को मतलब कह सकते हैं कि जोड़ने का काम किया था। अब समाचार पत्र कैसे मतलब कि कारगर साबित हुआ राष्ट्रवाद के विकास के लिए, तो देखिए फ्रेंड, जब शिक्षित हुए भारतीय तो उन्होंने समाचार पत्र पत्रिका निकालना शुरू किया। लोगों की जो कह सकते हैं कि जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने अपना विचार पत्र पत्रिका में मतलब छपवाना शुरू किया। तो एक आम लोगों तक उनका विचार प्रसार हुआ, जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई सबके मन में। अब इन देशों, अब कह सकते हैं ना फ्रेंड्स कि देश जो स्वदेशी कारण तो थे ही, अब विदेशी तत्व की भूमिका कैसे, मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में कैसे कारगर साबित हुई। तो इन देशी कारणों के बीच कुछ विदेशी कारण भी थे भारत में राष्ट्रवाद के महत्व को बढ़ाने में, जिनके द्वारा मदद मिला। जैसे कि फर्स्ट 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति, ब्रिटिश से अमेरिका का आज़ाद होना, ये ऐसा संकेत था कि आप भी आज़ाद हो सकते हैं ब्रिटिश से। मतलब अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में, तो भारत के लिए तो ये था ना प्रेरणादायक कि उन लोग आज़ाद हुआ, तो मन में चल रहा था ना, प्रेरणा था कि उन लोग आज़ाद हो सकते हैं तो हम लोग भी आज़ाद हो सकते हैं ब्रिटिश से। फिर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें की विचारधारा था समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, जैसी विचारधाराएं निकली थी, जो भारत में पूरे मतलब विश्व में ये विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। भारत में भी ये विचारधारा का मतलब प्रचार हुआ। तो इस विचारधारा ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में मदद मिला। इस विचारधारा को राष्ट्रवाद में बढ़ाने में क्या मिला, बल मिला, इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।